जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपीएसआई की जो नई भर्ती है दरोगा वाली, लगभग 4500 पदों पर, अगर इस भर्ती में साथियों आप एक सीट लेना चाहते हैं तो आज की ये क्लास साथियों आपके लिए वरदान साबित होगी। मैं कहूँगा साथियों आज की इस क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि इस क्लास में हिंदी को, जीके को, रीजनिंग और मैथ को साथियों कवर अप किया गया है। सभी विषयों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उन सभी सवालों को मैंने लिया है। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास के हर एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। चलिए, तो पहले हिंदी में आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद जीके जीएस हम लोग देख लेंगे, फिर रीजनिंग और फिर मैथ देख लेंगे। तो पहला प्रश्न साथियों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये बात किस अनुच्छेद का विषय है, ये बात किस में लिखी है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ये बात अनुच्छेद 343 में लिखी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, कर्ता ने, है ना, संबंध का अधिकरण में या पर आ जाएगा और संप्रदान क्या हो जाएगा साथियों के लिए हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया है, में आया है, तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों अधिकरण कारक हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा शब्द की संज्ञा आपको बताने। देखिए, बुढ़ापा शब्द आ जाए या जवानी शब्द आ जाए, ये दोनों शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग कौन सा है। देखिए, बुढ़ापा अच्छा है या बुढ़ापा अच्छा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। जड़ता कैसी है, जड़ता अच्छी है, घटना अच्छी है, दया अच्छी है, तो मैं कहूंगा बुढ़ापा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी सारे साथियों शब्द आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, राधिका महिमा से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं साथियों, कभी भी अगर आपसे किसी की तुलना की जाए, क्या की जाए साथियों, तुलना की जाए, है ना, तुलना की जाए या अलगाव की स्थिति आ जाए, क्या आ जाए, तुलना की जाए या अलगाव की स्थिति आ जाए, वहां पर से आएगा, तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा, आप लोग याद रखेंगे साथियों, वहां पर अपादान कारक होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निहारिका शब्द में जो निहित प्रत्यय है इसकी पहचान कीजिए। निहारिका में प्रत्यय अक तो नहीं है, बड़ा आ भी नहीं है ना, आनी भी नहीं। निहारिका में प्रत्यय जो होगा वो इका होगा, और इका आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि दर्शक शब्द के लिंग और प्रत्यय की पहचान करिए। अगर मैं आपसे पूछूं दर्शक शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो आप बताओगे पुल्लिंग है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रत्यय क्या है, तो आप आनी तो नहीं बताओगे, लेकिन आप अक बताओगे, यानी कि आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन ना आए उन शब्दों को क्या कहा जाता है, तो देखिए उनको, देखिए विकार अगर नहीं आ रहा है तो वो कौन से शब्द होंगे, वो साथियों अविकारी शब्द होंगे, और जो अविकारी शब्द होते हैं साथियों वो अव्यय शब्द होते हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि तथा आपका अव्यय शब्द हो गया, है ना। उसके अलावा साथियों इसलिए आपका जो शब्द है ये आपका अव्यय हो गया। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि अविकारी शब्द इसमें से कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया अविकारी शब्द के बारे में। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए लिए, आना, शामा, पेंसिल, मैं कहूंगा लिए शब्द जो है ना ये एक अविकारी शब्द है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है ना ये शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है। तो उपसर्ग की अगर बात करें, ये तो शब्द के एक तरीके से आदि में होता है, शुरू में होता है। प्रत्यय जो होता है ये साथियों शब्द के अंत में होता है। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे सत्संग करो और सदाचारी बनो, ये वाक्य आपको बताना है साथियों कैसा है, फटाफट बताइए। चलिए साधु, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वाकई में यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, सत्संग करो और सदाचारी बनो, यहां पर एक आज्ञा नहीं दी जा रही, यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है ना। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये एक इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए, ये कैसा वाक्य है, ये आज्ञा, इसमें आज्ञा दी जा रही है, इसमें कोई संकेत दिया जा रहा है, विधिवाद है, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा साथियों, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला, ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य बताइए। अगर किसी भी वाक्य के बीच में के आ जाए, कि मोहन कहता है तुम बहुत अच्छे हो, सुरेंद्र ने कहा कि रवि पास हो गया, अगर के आपको दिख गया है तो वहां पर हमेशा आप साथियों मिश्र वाक्य लगा देंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर किसी वाक्य में तथा आ जाए,
है ना, और आ जाए बीच में किंतु परंतु आ जाए तो वो कैसा वाक्य होगा, वो साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई भी शब्द नहीं है के तथा किंतु परंतु, तो वो आपका सरल वाक्य होता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जो करे सो भरे, ये कैसा वाक्य है मुझे बताइए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें जो और सो आ रहा है, यानी कि मिश्रित वाक्य है साथियों। तो मैं कहूंगा अगर कभी भी जैसे कि ऐसे आ जाए ना, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, तो यहाँ पर जैसा वैसा आ गया मिश्र वाक्य होगा। यद्यपि वो आया तथापि, यद्यपि तथापि आ जाए तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो ये भी चीज आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। तो किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। लड़कियों ने मां को देखा, उससे फल नहीं खाया गया। मैं आपको बताता हूं भाववाच्य कहां पर होगा साथियों, जहां पर से शब्द आ जाए और साथियों नहीं शब्द आ जाए। तो यहां पर नहीं तो नहीं आया है, यहां पर भी नहीं आया, यहां पर भी नहीं है, नहीं यहां पर है और से यहां पर है। तो मैं कहूंगा ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये आपका एक भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कि भाववाच्य वाला वाक्य चयन कीजिए। फिर से आपको भाववाच्य वाले वाक्य के बारे में साथियों बताना है, बताइए। सीता कपड़ा सीती है, ये भाववाच्य नहीं होगा। उससे यहां बैठा नहीं जाता है, देखिए यहां पर से भी है और नहीं भी है। तो मैं कहूंगा यही आपका भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि आपको गलत वाक्य के बारे में बताना है। पिताजी ने मुझसे कहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वे अच्छे डॉक्टर हैं, ये भी सही है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, मीरा एक है ना औरत है, लड़की है। तो यहां पर कवित्री आना चाहिए, कवि नहीं आना चाहिए। तो कौन सा वाक्य गलत है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है तो यही आपका जवाब है। अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द आपको गलत लग रहा है, बताइए। कवित्री ऐसा ही लिखा जाता है। उज्जवल की अगर बात करें तो उज्जवल आपका ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। प्रज्वलित बिल्कुल सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है, यानी कि अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस विकल्प में तत्सम का तद्भव नहीं है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए स्पर्श की अगर बात करते हैं, तत्सम से तद्भव बना है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। रागी एक तत्सम शब्द है, रानी एक तद्भव शब्द है उसी का। सापेक्ष का निरपेक्ष की अगर बात करें, ये तो साथियों विलोम हो गए, ये तत्सम तद्भव नहीं है, ये विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की अगर बात करें साथियों तो कौन सा हो जाएगा। मैं कहूंगा व्याघ्र होगा, बाजा होगा, बात होगा या बिजली होगा। तो यहाँ पर व्याघ्र शब्द जो है ना, ये आपका एक तत्सम शब्द है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना। देखिए जो सब कुछ जानता है उसको अल्पज्ञ थोड़ी ना कहते भैया, उसको तो सर्वज्ञ कहा जाता है। ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है साथियों, शिव के उपासक को एक तरीके से वैष्णव नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शैव कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, जो हमेशा रहे उसको क्षणभंगुर कहा जाएगा, नहीं साथियों उसको शाश्वत कहा जाएगा। क्या शाश्वत कहा जाएगा, जो हमेशा रहे। तो कुल मिला के आंसर आपका बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर गैर के कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पीर पर ना जाने सो काफिर बेपीर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अगर पीर शब्द की बात करें तो यहाँ पर आया है और इसके अर्थ एक तरीके से अलग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। यम अलंकार आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए शब्द की जब आवृत्ति होती है एक से ज्यादा बार आए तो यमक अलंकार, वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां पर साथियों तुलना वगैरह होती है ना, जैसे कि सा सी ऐसे करके शब्दों से, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशी वासर। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर तुलना की जाए, सी शब्द आ जाए, सा शब्द आ जाए, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर इसलिए आपका उपमा अलंकार ही हो जाएगा। अगला देखिए, मेघमें आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अब कभी भी अगर कोई बेजानदार चीज को जानदार बनाकर आपके सामने बताया जाता है तो यहां पर यही चीज हो रही है। मेघमय आसमान से उतर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई
कोई उतर रहा है, मगर यहाँ पर आसमान की बात चली, आसमान से उतर रही है मेघमय, वहां संध्या सुंदरी मतलब सुंदरी परी सी उतर रही है धीरे धीरे, तो मैं कहूंगा यहाँ पर बेजानदार चीज को जानदार बताकर पेश किया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिन छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो क्या होता है? उसको रोला कहेंगे, उसको चौपाई कहेंगे, कुंडलिया नहीं साथियों, उसको दोहा कहा जाता है। तो दोहा आपका जवाब जाएगा। अगला देखिए, वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? नश्वर कहेंगे, शाश्वत कहेंगे, अमर कहेंगे, अलौकिक कहेंगे। मैं कहूंगा उसको नश्वर कहा जाता है। जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? नश्वर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहेंगे आपसे, वह वस्तु जो नाशवान हो, तो अभी तो मैंने आपको बताया साथियों, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको नश्वर कहा जाता है। अगला देखिए, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो करपट की अगर बात करें, करपट पता किसको कहा जाता है? कपड़े को कहा जाता है। तो कपड़ा आपका यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रखे, मित्र आप शीघ्र आ जाइए। इस वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मित्र आप शीघ्र आ जाइए, आप शब्द जो होगा ये क्या होगा? ये साथियों सर्वनाम ही तो होगा। उसके बाद देखिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मैंने आपको बताया था, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर वाक्य पूछता तो ये मिश्र वाक्य होता, लेकिन वाक्य में सर्वनाम पूछा जा रहा है तो ये कैसा वाक्य होगा? यहाँ पर साथियों संबंधवाचक सर्वनाम आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव, देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि के द्वारा, क्या साथियों, भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या साथियों 8 बताई गई है। और कहां पर 8 बताई है साथियों? इनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें साथियों इन्होंने 8 संख्या ये बताई है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर अद्भुत रस के स्थायी भाव की अगर हम बात करते हैं तो विस्मय आपका जवाब हो जाएगा, आश्चर्य भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो साथियों मीठा अमरूद, ये जो अमरूद का एक गुण बता रहा है साथियों, तो ये गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आपका जवाब है। अगला देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी की अगर बात करें, मान लीजिए पापी आदमी, तो इसमें पापी क्या हो गया? विशेषण हो गया, लेकिन ये आदमी का एक गुण ही तो बता रहा है साथियों, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वहां थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है मुझे बताइए? तो थोड़ा शब्द की अगर बात करें, थोड़ा है, अधिक है, तो ये परिमाण बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक वर्ण है छोटी ई और बड़े ई, इसका उच्चारण किससे होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उच्चारण साथियों किससे होता है? मैं कहूंगा तालव से होता है साथियों, तालव आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि तिकोना शब्द में समास कौन सा है? तो कभी भी अगर संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। उसके बाद देखिए, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको साथियों क्या कहा जाता है? उनको संकर शब्द कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि एक शब्द की अगर हम बात करते हैं, घड़ी साज मैंने यहाँ पर लिखा, अब ये अलग अलग भाषा का शब्द है, इसकी बात करते हैं तो ये हिंदी का हो जाएगा, इसकी अगर बात करें तो ये फारसी का हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक शब्द होता है मच्छरदानी, क्या साथियों? मच्छरदानी, है ना। मच्छर ये अलग है, ये हिंदी भाषा का शब्द है और ये फारसी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार रेलगाड़ी की अगर बात करें तो ये भी साथियों संकर शब्द है, क्योंकि रेल की अगर बात करें इंग्लिश का है और गाड़ी जो है ना वो हिंदी शब्द है। तो कुल मिला के आप लोग याद रखेंगे, संकर शब्द किन्हें कहा जाता है? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। आंसर अगर आपका है, एक सेकेंड, आंसर अगर आपका साथियों यहाँ पर क्या है? आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी को साथियों मोक्ष नगरी कहा जाता है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो 16वीं शताब्दी में शासन पता किसने किया था? कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। यानी कि इनका शासनकाल की अगर बात करें तो 1509 से लेकर क्या
1509 से लेकर साथियों 1529 तक था, तो 16वीं शताब्दी ही कहलाई जाएगी। उसके बाद देखिए 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो आपका जवाब जो जाएगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जाएगा, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती साथियों लागू की गई थी, आपको याद रखना है ना। चलिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। तो कलकत्ता अधिवेशन में इसकी घोषणा की थी, 1906 में इसकी घोषणा की थी। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1875 में हुई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो गाया गया था वो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर साथियों जो कथन सही है, यानी कि 3 कथन गलत होंगे और उसमें से एक कथन सही होगा, वो सही कथन वो आपको बताना है। कह रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता 1926 में हस्ताक्षर किया गया था। नहीं साथियों, ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो ये गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन 1932 में भारत आया। नहीं साथियों, ये 1928 में भारत आया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया। नहीं साथियों, 1919 में पारित किया गया था। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो इस डेट को साथियों मेघालय का गठन किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। अगर तेलंगाना की बात करते हैं साथियों, 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया। ओडिशा की अगर हम बात करते हैं साथियों, 26 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया। और गोवा की अगर बात करते हैं, 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि परम आदेश रिट क्या है, ये बताइए। तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं साथियों, समझौता होना क्या ये है? किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। बिल्कुल साथियों, परम आदेश रिट क्या होती है? तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना ही परम आदेश रिट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके पास होता है साथियों? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष कहां पर लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है, यह राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की या भारत की जनता द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। मैं कहूंगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है साथियों, वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सही जवाब आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, कह रहे कि उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य साथियों आपसे पूछा जा रहा है। वाकई में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, यतो धर्मसतो जया, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, पवित्र शहर मक्का ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों सऊदी अरब में स्थित है। कहां पर? सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद देखिए, इटली की मुद्रा इनमें से क्या है? तो इटली की मुद्रा की अगर हम बात करें, इटली की मुद्रा क्या? देखिए, पैसों की अगर बात करें, पैसों कहाँ की मुद्रा है? तो ये साथियों फिलीपींस की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? ये एक सेकेंड, तो ये कहाँ की मुद्रा हो जाएगी साथियों? ये फिलीपींस की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये फिलीपींस की आपकी मुद्रा हो गई। उसके अलावा रुपया तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, अपने देश भारत की मुद्रा है। और दीनार की अगर हम साथियों बात करते हैं, तो ये कुवैत की मुद्रा है। कहाँ की? कुवैत की मुद्रा है। यूरो की अगर बात करें, तो ये इटली की मुद्रा है साथियों, यूरो। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, डेनमार्क की राजधानी आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है साथियों? कोपेनहेगन है। क्या? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और इसकी मुद्रा की अगर बात करें, तो डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। क्या है साथियों? क्रोन है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर कैनबरा की अगर बात करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहाँ की साथियों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ज्योग्राफी शब्द की अगर बात करते हैं, ये एरिस्टोथेनीस के द्वारा गढ़ा गया था। आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के किस नगर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 14 जून 1987 को सफाई अभियान का शुभारंभ किया था। तो कहां से किया था साथियों, मैं कहूंगा वाराणसी से किया था। वाराणसी आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो कुशीनगर जो है ये महात्मा गांधी के बोध के लिए जाना जाता है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। तो लखनऊ को कहा जाता है साथियों बागों का शहर। क्या लखनऊ को कहा जाता है बागों का शहर। आंसर आपका ए होगा। करके मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो ये पता कहां पर स्थित है, ये भी साथियों लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर कर्मा नृत्य है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब आपके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को साथियों आप लोग चेक करिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो कहने के कौन सा प्रतिनिधित्व करता है कि कुत्ता मांसाहारी बाघ। क्या देखिए, अगर बात करते कुत्ता भी मांसाहारी और बाघ भी मांसाहारी है तो मान लेते हैं साथियों ये मांसाहारी हो गया और इसके अंदर ही तो कुत्ता आएगा और ये बाघ आएगा, क्योंकि दोनों ही मांसाहारी। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है। एक पुरुष का परिचय दे रही है साथियों औरत, और औरत वो पता क्या कह रही है, उस पुरुष के बारे में कह रही है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी माँ है ना, अच्छा उसकी पत्नी मेरी माँ की, यानी कि जो इसकी पत्नी होगी, इस पुरुष की जो पत्नी होगी ये इसकी माँ की इकलौती पुत्री। देखिए अगर इनकी माँ की कोई इकलौती पुत्री है तो ये अपनी ही बात कर रही है, यानी कि ये इनकी पत्नी है, इस पुरुष की पत्नी है। तो कहा जा रहा है साथियों के बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। वो पुरुष क्या कहेगा उस औरत को, तो वो तो पत्नी कहेगा। पत्नी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, ठीक है, राम का स्थान की अगर बात करते हैं ऊपर से 16वां है और नीचे से जो है ना, नीचे से साथियों 15वां है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने लोग हैं। अब देखिए कभी भी अगर ऐसा आए कि भाई ऊपर से इतना नंबर पर है और नीचे से इतने नंबर पर, बताइए उस लाइन में कितने लोग हैं, तो दोनों नंबर को जोड़ दो, 16 प्लस 15 जोड़ दो और उसमें से एक क्या कर दो, उसमें से एक साथियों आप घटा दो। क्या कर दो, एक की अगर बात करें उसमें से एक घटा दो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं 16 और ये क्या हो जाएगा साथियों 14 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, कुल मिला के 30 हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं उस वहां पर उस कक्षा में कुल मिला के 30 विद्यार्थी होंगे। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक थाने के भारसाधक अधिकारी हैं, आपका एक कांस्टेबल आपके साथ अभद्रता करता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे। उसे समझाकर ऐसा ना करने को कहेंगे, है ना, उसे समझाएंगे या उसे कड़ी फटकार लगाएंगे या उसके साथ अभद्रता करेंगे आप भी या कुछ नहीं। तो उसे समझाकर साथियों उसको ऐसा ना करने के लिए कहेंगे। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके जब पुलिस को कोई लावारिस शरीर मृत मिलता है तो क्या होता है साथियों बताइए। तो उसके शिनाख्त का प्रयत्न किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है, उसे वहां पड़ा रहने दिया जाता है या कोई नहीं। तो जब पुलिस को कोई लावारिस शरीर मिलता है तो उसकी शिनाख्त करवाई जाती है, उसकी पहचान करवाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके तापमापी का संबंध जैसे तापक्रम से है वैसे ही आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा। तो आर्द्रता मापी का संबंध साथियों आर्द्रता से होगा। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं साथियों ABEF और उसके बाद IJMN आ गया, तो CDGH के बाद कौन से साथियों 4 लेटर यहाँ पर आएंगे। देखिए A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, E 5 पर होता है, F 6 पर होता है। I की बात करें I 9 पर, J 10 पर, 13 और 14 हो गया साथियों। देखिए ये 1 2, ये 5 6, ये 9 10, ये 13 14। समझ रहे हैं ना साथियों। अब यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर भी साथियों 3 बढ़ाया गया। तो आप एक काम करिए, देखिए ये भी वैसा ही है, 3 4 और साथियों 7 8। यहाँ पर कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाएगा, और यहाँ पर भी साथियों 3 ही बढ़ाएगा। तो 8 में 3 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा साथियों 11 12, और फिर 3 यहाँ पर बढ़ेगा,
फिर क्या आ जाएगा साथियों 15 16 आ जाएगा, यानी कि 11 पर होता है के और एल और ओ और पी। तो ये कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, के एल ओ पी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहेंगे समर को कोट में रनर लिखा जाता है तो विंटर को साथियों कोड में क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए एस जो है ना ये 19 पर होता है, यू 21 पर होता है, एम 13 पर होता है ना, और ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं आर 18 पर होता है, यू 21 पर होता है, एन 14 पर होता है ना, ई 5 पर, आर 18 पर होता है। क्या लॉजिक यहाँ पर लगा एक बार मुझे जरा साथियों आप लोग बता दीजिए। देखिए अगर ये 19 है, 19 से 18 एक घटा दिया गया, तो अगर यहां से एक घटाएंगे तो मेरे हिसाब से साथियों वी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। उसी प्रकार यू है, यू जैसा है वैसे ही साथियों यहाँ पर रखा है, यानी कि यहाँ पर आई जैसा है वैसा ही हम रखेंगे। एम 13 से 14 हो गया, फिर 13 से 14 एक बढ़ेगा, यहाँ पर एक बढ़ेगा, यहाँ पर एक बढ़ेगा। एन से एक बढ़ाओगे ओ हो जाएगा, टी से एक बढ़ाओगे यू हो जाएगा। तो आई वी आई ओ यू कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक निश्चित कूट भाषा में DELIEF को AFKKDI लिखा जाता है, तो सेल्डम को साथियों क्या लिखा जा सकता है, फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। देखिए P 2 पर होता है, E 5 पर होता है, L 12 पर होता है, I 9 पर होता है, E 5 पर होता है, F 6 पर होता है। उसी प्रकार A 1 पर होता है, F 6 पर होता है, K 11 पर होता है और D 4 पर होता है, I 9 पर होता है। देखिए ये 2 से 1 हुआ है, एक घटा है, 5 से 6 हुआ है, एक बड़ा है। अच्छा पहले एक घटा फिर एक बड़ा, फिर 12 से 11 हुआ है, एक घटा है, 9 से 11 हुआ, दो बड़े। तो ऐसा अगर हम कोशिश करें तो देखिए एक बार करके, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा है एक बड़ा है, तो एक घटा है तो एक घटाएंगे साथियों आर आ जाएगा, एक बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो आर एफ कहाँ पर लिखा है, इन दो ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर 12 से एक घटा है तो एक घटेगा, यानी कि एल से अगर हम एक घटाएंगे तो के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी साथियों के है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 से क्या हो गया, अब 2 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी आप 2 बढ़ाएंगे, डी ई एफ तो एफ आ जाएगा। तो मैं कहूंगा एफ हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहेंगे यदि x और y के बेटे या अच्छा यदि x y के बेटे का भाई है तो x का y से क्या नाता है, y के बेटे, y मान लीजिए ये हो गया, y का बेटा ये हुआ, y के बेटे का भाई है, तो ये कौन होगा साथू, ये x होगा, यानी कि y के दो बच्चे हैं, एक ये और ये x है। तो कहा जा रहा है कि x का y से क्या संबंध होगा, यानी कि y क्या कहेगा x को, तो y क्या कहेगा x को, y तो अपना बेटा कहेगा, तो बेटा कहेगा, बेटा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि रीना सुनीता से आयु में 2 गुनी बड़ी है। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है साथू वैसा वैसा आप कर लीजिए। रीना की बात चल रही है और सुनीता की बात चल रही है। यहाँ पर आपसे कहा यह जा रहा है कि रीना जो है ना सुनीता से आयु में 2 गुनी बड़ी है, तो अगर इसकी आयु मान लीजिए x है तो इसकी 2 गुनी होगी, यानी कि 2x होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि 3 साल पहले वह यानी कि रीना सुनीता से तिगुनी बड़ी थी, तो अब रीना कितने साल की है। तो रीना की वर्तमान आयु यहाँ पर साथियों कितनी है, 2x है, तो बस इसी 2x का मान आपको निकालना। उससे पहले आपको x का मान निकालना होगा, कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं, रीना की आयु 2x है और सुनीता की आयु x है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले रीना जो थी ये सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, यानी कि 3 साल पहले, तो 3 घटाना है इसमें से। 3 साल पहले इन दोनों का जो अनुपात था, यानी कि 3 साल पहले वह यानी कि रीना सुनीता से आयु में 3 गुनी बड़ी थी, यानी कि अगर साथियों क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अगर रीना 3 साल की थी तो साथियों सुनीता 1 साल की थी, 3:1 अनुपात कर लिया। अब यहां से बराबर लगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 की गुणा इनसे होगी तो 2x - 3 ही आ जाएगा, 3 की गुणा x से होगी तो 3x आ जाएगा, और 3 की गुणा 3 से होगी तो 9 आ जाएगा। अब देखिए अब इधर साथियों 3x है बराबर के उधर 2x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, यानी कि x बराबर साथियों आपका 6 आ चुका है।
पूछा जा रहा था कि रीना कितने साल की है। रीना की आयु 2x है और x बराबर क्या है 6 है, तो 2x यानी कि 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, क्या कह सकता हूं कि रीना की आयु जो होगी वो साथियों 12 वर्ष होगी। तो 12 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। अगर आपसे पूछा जाता सुनीता की आयु कितनी है, तो सुनीता की आयु x है और x बराबर 6 वर्ष आया, यानी कि सुनीता की आयु साथियों 6 वर्ष होगी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। एक नंबर सीरीज वाला नहीं साथियों, विषम संख्या आपको बताना है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 20 है, 36 49 है। इसमें कोई एक नंबर गलत लिखा हुआ है, विषम लिखा हुआ है, बस उसी का आपको चयन करना है। देखिए 1 4 9 से मुझे ये समझ में आया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 25 आना चाहिए था। ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत ये 20 नंबर जो है ना, ये विषम है, विषम है साथियों। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मांग का आपूर्ति से जो संबंध है वही संबंध साथियों यहाँ पर किस में है। मांग आपूर्ति, स्वीकार करना नहीं, देना लेना नहीं, मांगना आपूर्ति करना। तो जो रिलेट्स हो रहा है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी वाला रिलेट्स हो रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नियुक्ति का संबंध योग्यता से है ना। तो तबादले का संबंध सजा से होगा नहीं साथियों, व्यापार का संबंध पैसे होगा, तरक्की का संबंध खूबी से होगा, या परीक्षा का संबंध सफलता से होगा। जैसे कि नियुक्ति है ना, नियुक्ति कब होगी, जब योग्यता होगी, और तरक्की कब होगी, जब खूबी होगी किसी के अंदर। तो कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए अभी वो आदमी यहाँ पर है, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला, तो हमने चला दिया। कह रहे कि फिर वो दाहिनी ओर घूमता है, यानी कि अपने सीधे हाथ पे घूमता है, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं घूमता है। तो ये 3 किलोमीटर मान लीजिए चला दिया और बाएं घूमेगा, तो साथियों किधर को घूमेगा, इधर को घूमेगा, और बाएं घूमकर साथियों 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर हमने उसको चला दिया। यानी कि अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु से साथियों वो इस दिशा में है। और ये दिशा ज्ञात करने के लिए आपको एक तो ये दिशा पता होना चाहिए और ये दिशा पता होना चाहिए। तो ये होती है पश्चिम दिशा और ये होती है साथियों दक्षिण दिशा, यानी कि वो दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि ए का अर्थ है गुणा, यानी कि आपको ए दिखे तो आप गुणा लिख देना। डी का अभिप्राय क्या है साथियों, डी का अभिप्राय प्लस है, तो डी का अभिप्राय प्लस लिख लिया। और अगर बात करते हैं जी घोतक है ना, माइनस का, यानी कि जी जहां पर आ जाए साथियों माइनस लिख देना। जी घोतक है साथियों किसका, जी घोतक है माइनस का। तो आपको ये सॉल्व करना है, यानी कि 7a4da A3 देखिए अब 7 4 4 3 2 हमने लिखा। ए का मतलब गुणा है, गुणा लिख दिया। डी का मतलब प्लस है, प्लस लिख दिया। ए का मतलब गुणा है, गुणा लिख दिया। जी का मतलब माइनस है, माइनस लिख दिया। तो सबसे पहले गुणा वाले सॉल्व कर लो। 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस 4 3 आपका 12 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि 28 प्लस 10 हो जाएगा, और 28 प्लस 10 साथियों 38 होता है। तो 38 कौन से ऑप्शन में है, 38 ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है, तो जैसे जैसे कह रहे हैं प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस का अर्थ साथियों हम क्या लिख लेंगे, हम गुणा लिख लेंगे। और भाग का अर्थ माइनस हो जाएगा, भाग का अर्थ यहाँ पर साथियों माइनस हो जाएगा। और गुणे की अगर बात करें, गुणा का अर्थ यहाँ पर साथियों भाग है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पर साथियों प्लस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि साथियों 255 गुणा है, तो गुणा की जगह पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। और फिर 17 है, -4 है ना, -4 यहाँ पर भाग आ जाएगा साथियों, -4। अब माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह पर गुणा आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा ना, फिर 4 आ गया, और ये 5 आ गया, और भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए 17 एकम 17 हो जाएगा है ना, 8 जाएगा 85, 17 पंजे 85, यानी कि इसकी जगह पर तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 15 25 और एक 26, 26 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बी डी की माँ है, तो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे सातु करते जाइए। बी जो है ना ये डी की माँ है, तो सातु डी की माँ कौन हो गई? डी की माँ यहाँ पर बी हो गई, ठीक है। कह रहे कि सी डी का भाई है। सी डी का भाई कौन है सातु? डी का भाई सी है, ये पुरुष है तो प्लस आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि एच ई की बेटी है, इसको रोक दीजिए। डी ई की पत्नी है, डी जो है ना ये ई की पत्नी है, डी जो है ये ई की पत्नी, यानी कि ये पति हो गई, ये पत्नी हो गई और ये उनकी माँ हो गई। उसके बाद कहा जा रहा था यहाँ पर एक चीज़ कि एच ई की बेटी है। एच जो है ना एच ये ई की बेटी, यानी कि ई और डी की बेटी हो जाएगी सातु ये एच। उसके बाद कहा जा रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि सी क्या कहेगा सातु ई को, तो ये तो बहन हो गई। बहन के पति को सातु बहनोई कहा जाता है। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस गाड़ी को 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? वो समय पूछा जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ पर आपको साथियों दूरी पता करना है और चाल पता करना है, समय आपका पता चल जाएगा। तो कभी भी अगर साथियों क्या, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, कभी भी सवाल में अगर ट्रेन की लंबाई दे रखी हो, क्या ट्रेन की लंबाई दे रखी हो और प्लेटफॉर्म की साथियों लंबाई दे रखी हो, तो वो क्या होती है? वही आपकी साथियों दूरी कहलाई जाती है। तो यहाँ पर दूरी हम रेलगाड़ी की गति, सॉरी 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 280, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 220। तो ये आपकी दूरी हो गई। और चाल की अगर बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में है ना, मीटर में है दूरी, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और आंसर भी सेकंड में आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगी। तो अगर 5/18 से आप इसकी गुणा करोगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 18 नीचे ना लिखकर साथियों ऊपर आपका ही। चलिए अब समय यहाँ पर सातों हम लोग याद कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? इसको अगर प्लस करते हैं तो ये 20 इधर आएगा, 300 400 हो जाएगा। 400 गुणा 18/60 गुणा 5, इसको अगर कट करें ना साथियों हम लोग, देख इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, 5 से कट होगा, 5 अट्ठे 40 हो गया, है ना। 5 अट्ठे आपका कितना हो गया साथियों? यहाँ पर 40 हो गया। फिर से देखिए ज़रा, 418 है ना, 400 और ये कितना हो गया? 18 हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं, 60, ये 60 हो गया। देखिए ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दिया, और 6 कम 6 3 18 हो गया, है ना। और अगर बात करते 5 अट्ठे आपका 40 हो गया, 24 आना चाहिए, 24 सेकंड साथ, तो यहाँ पर आपका तो नहीं आ पा रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए ज़रा, एक काम करिए, 280 और 220 कितने हो गए? ज़ीरो हो गया, 8 और 2 आपके 10 हो गए। अच्छा 500 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर दिक्कत क्या होगी साथियों? 500 आएगा, 500 ले, तभी तो कोई ऑप्शन नहीं हमें मिल पा रहा है। वही तो साथियों मैं कहूँ। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा, है ना। इसको दोबारा से एक बार लिख लेते, एक सेकंड रुकिए। 500 गुणा 18/60 गुणा 5 आ गया। देखिए जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, 6 3 18 हो गया, 5 से कट होगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 30 3 धाम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि समय आपका जो निकलेगा वो साथियों 30 सेकंड समय निकलेगा। और 30 सेकंड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर इस सवाल को देखिए और साथू बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि यदि, है ना, क्या कहा जा रहा है साथू? कह रहे कि यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो उस स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर बेचा जाता तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। यहाँ पर थोड़ी सी साथू टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आ नहीं पाया है, कितने रुपए अधिक प्राप्त होते। आपको बता देता हूँ साथियों, 15 रुपए सातों अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 15 रुपए है। तो इस वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 की तो वो होगी, तो 105 रुपए में अगर बेचा जाता, लेकिन उस स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर यानी कि 95% में बेच दिया जाता, तो 15 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो इनका डिफरेंस क्या है साथियों? 10% इनका डिफरेंस आएगा। लेकिन 10% का डिफरेंस जो है वो 15 है, यानी कि 10% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो यही आपका लागत मूल्य हो जाएगा, 150 आपका जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रही यदि एक विद्यालय में
60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 812 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखिए अगर 60% लड़के हैं तो मैं कहूँगा 40% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं लड़कियों की संख्या 812 है, यानी कि 40% बराबर 812 है, तो 60% बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये 40% नीचे ले आएंगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 60% की वैल्यू निकालना है तो 60 से इसकी गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 203 की गुणा 6 से करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 तियाँ 18 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, यानी कि 1218 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, ये क्या है? एक सेकेंड मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत आसान सवाल है साथियों। आपसे कह रहे हैं कि एक्स की आयु वाई की आयु की 2/3 है, यानी कि एक्स की आयु जो है ना ये वाई की आयु की, अब यहाँ पर की आ गया है तो गुणा आ जाएगा, वाई की आयु की 2/3 है, ठीक है। कह रहे हैं कि 6 वर्ष के बाद, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका अनुपात आपको निकल आएगा। वाई नीचे आ जाएगा, है ना। एक वाई की अगर बात करें सातु, वाई आपका ये नीचे आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, यानी कि अगर एक्स की आयु 2 है तो वाई की आयु 3 है। कह रहे हैं कि 6 वर्ष के बाद एक्स की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। एक्स की आयु अभी कितनी है? 2x है, यानी कि 6 वर्ष के बाद, तो 6 जोड़ दिया, 6 वर्ष के बाद 46 वर्ष हो जाएगी। तो x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, है ना। 2x बराबर 46 माइनस 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा साथियों? है ना, ये आपका 40/2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ जाएगा। तो कह रहे कि y की वर्तमान आयु क्या भैया? x की। देखिए अगर x की पूछी जाती आयु तो x बराबर 20 है, यानी कि 2 गुणा 20 कितना हो जाता है? 40 वर्ष हो जाता है ना। इसकी पूछी जा रही है तो साथियों 60 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, एक आदमी ने एक टीवी सेट 3500 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ के साथ बेच दिया। 3500 रुपये का खरीदा, 120% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ पर 0 से 0 कैंसिल, 12 की गुणा 35 से करा लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, 12 का 36 हो जाएगा, 0 आ गया, 12 आ गया, 420, यानी कि 10 ये नहीं ऐड किया था तो ये ऐड कर लेंगे, 4200 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि ए को परीक्षा में बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, दो लोग हैं, ए हैं और बी हैं। ए को परीक्षा में बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, मान लीजिए बी को अगर 100% अंक प्राप्त हुए तो इसको 110 प्राप्त हुए होंगे, है ना। तो कहने के बी को प्राप्त होगा, ए से 10% कम अंक प्राप्त होंगे। देखिए ए से 10% अधिक अंक प्राप्त होंगे, ऐसे करके साथ यहाँ पर जो है ना वो आपको आंसर बताना है। चलिए देखिए कह रहे हैं कि साथियों, तो देखिए बी को कितना कम प्राप्त हो रहा है? 10 कम प्राप्त हो रहा है, तो 10 गुणा 100, इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। 10 कम प्राप्त हो रहा है किससे? 110 से, तो 110 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 100/11 आ चुका है। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 11 आ जाएगा, 11 नीम आपका 99 आ जाएगा, बचा 1 वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 9 सही, एक सेकेंड, क्या साथियों? 9 सही 1/11, ए से 9 सही 1/11% कम अंक प्राप्त होगा, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों जवाब होगा। तो ये आपके थे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके जीएस हिंदी के क्वेश्चन। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।